गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बेसिकली जो पुष्पी पादप हैं उन पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। और पुष्प जो है वो आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है मेनली, और आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक प्रजनन के लिए जो नर और मादा जननांग हैं वो पुष्प में उपस्थित रहते हैं। पुष्प में अगर मैं बात करूं, नर जननांग जो है उसे पुमंग कहा जाता है और उसकी एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। इसी तरह से मादा जननांग जो है उसे जायांग या गायनोशियम कहा जाता है, और इसकी एक इकाई जो है उसे अंडप कहा जाता है। तो पुष्प विभिन्न रंग, विभिन्न प्रकार, विभिन्न आकार और विभिन्न जो है डिज़ाइंस के होते हैं। अलग अलग उनकी शेप होती है, अलग अलग उनके आकार प्रकार रहते हैं। अलग अलग रंग जो है वो हमें आकर्षित करते हैं, और इसीलिए पुष्प जो हैं उनकी हम माला भी काम में लेते हैं, उन्हें सजावट के लिए भी काम में लेते हैं, मंदिर में चढ़ाते भी हैं अपन पुष्प को। और साथ ही साथ पुष्प जो है ये पादप में जो कीट हैं उन्हें आकर्षित करने का भी काम करते हैं, और वो कीट जो है वो आकर्षित होते हैं इनके पास, मकरंद जो है वो इनका चूसते हैं, और साथ ही साथ वो इनके पराग कणों के प्रकीर्णन में सहायता भी करते हैं। और हम जो है ये बात करने वाले हैं बेसिकली कि किस तरह से ये जो लैंगिक प्रजनन में सहायक होते हैं, कौन कौन से भाग हैं इनके और उनका क्या क्या काम है, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार उसको पढ़ देता हूँ साथ साथ कि पुष्प क्रमों, पुष्पों, पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर अगर एक दृष्टि डालें तो पुष्प जो हैं ये अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद यानी कि पुष्प से जो अंतिम उत्पाद बनते हैं वो क्या है, फल और बीज। तो फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। पुष्प जो हैं उन पुष्प के क्या क्या भाग हैं उनके बारे में भी अपन एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक पुष्प जो है उसको प्रदर्शित किया हुआ है, और इसके अंदर क्या क्या भाग हैं मैं एक बार उनके बारे में बता देता हूँ। तो ये जो सबसे बाहर की तरफ जो है, ये सबसे बाहर की तरफ जो है ये बाह्य दल है या सेपल कहा जाता है इसको, और इसका जो चक्र है, बाहरी चक्र, इसे बाह्य दल चक्र या कैलिक्स कहा जाता है। इसके अंदर की तरफ जो चक्र है वो दल चक्र या दल पुंज कहलाएगा। एक जो इकाई है वो दल है, पंखुड़ी भी कहते हैं इसको, है ना, पंखुड़ी कहते हैं अपन अलग अलग रंगों की जो होती है पंखुड़ियाँ, उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, है ना। गेंदे का फूल है वो नारंगी रंग की पंखुड़ी होती है, चमेली है तो सफ़ेद रंग की होती है, गुलाब है तो गुलाबी रंग की है। तो ये पंखुड़ियाँ जो हैं ये दल कहलाती हैं, जिन्हें पेटल भी कहते हैं, और इनका जो चक्र है वो दलपुंज कहलाएगा, या इसे कोरोला भी कहा जाता है। फिर इसके अंदर की तरफ जो चक्र है वो नर जननांग से संबंधित है, जिसे पुंकेसर कहा जाता है, पुंकेसर या स्टेमन। तो पुंकेसर या स्टेमन जो है ये एक इकाई है, और संपूर्ण चक्र जो है उसे एंड्रोसियम कहा जाता है, या नर जो पुमंग एक इकाई है, सॉरी, और पुंकेसर जो है पूरा चक्र है बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्टेमन या पुंकेसर है उसका ये ऊपरी भाग जो है इसे कहा जाता है परागकोश या एंथर। फिर इसके अंदर की तरफ जो ये तंतुनुमा संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है इसे पूतंतु या फिलामेंट कहा जाता है। फिर सबसे अंदर की तरफ जो चक्र है वो गायनोशियम है ना, जायांग जिसे कहते हैं। जायांग जो है उसमें उपस्थित रहते हैं कार्पल।
तो इन्हें बेसिकली इसके 3 भाग हैं। अंडप जिसे कहते हैं 3 भाग हैं इसके। वर्तिकाग्र सबसे ऊपर का हिस्सा, उसके नीचे तंतुनुमा जो संरचना है वो स्टाइल या वर्तिका कहलाती है। सबसे नीचे की तरफ जो हिस्सा है वो अंडाशय या ओवरी कहलाता है, और अंडाशय के अंदर ओव्यूल उपस्थित होते हैं जिन्हें अंड कोशिका कहा जाता है। तो ये जो है ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट हमने यहाँ पर जो है प्रदर्शित की है, और इसके क्या क्या भाग हैं वो मैंने बताया है कि कौन कौन से भाग हैं। तो लैंगिक प्रजनन में जो भाग काम में आने वाले हैं पुष्प के वो कौन से होंगे? तो लैंगिक प्रजनन में काम आने वाले जो भाग हैं पुष्प के वो हैं ये पुंकेसर और ये स्त्रीकेसर। ये जो भाग हैं ये लैंगिक प्रजनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दल पुंज, बाह्य दल पुंज, ये जो हैं इन लैंगिक जनन वाले जो अंग हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। फिर अब हम बात करते हैं लैंगिक प्रजनन जो है उस लैंगिक प्रजनन से पूर्व की संरचनाएं और घटनाएं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा एक डायग्राम बनाकर या चित्र बनाकर प्रदर्शित करता हूँ कि जो स्टेम है उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो कि फ्लोरल प्राइमोडियम या पुष्पीय आद्यक में विभेदित होता है। जिस समय पादपों में लैंगिक प्रजनन का काल आता है उस समय इनमें ये जो नर और मादा जननांग जो हैं इनका बनना शुरू हो जाता है पुष्प के बनने के साथ। तो जो शूट है, शूट अपेक्स जो है या जो ये इनका जो ऊपर सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है शूट का, स्टेम का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, तने का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर कि फ्लोरल प्राइमोडियम बनना शुरू होता है या पुष्पीय आद्यक जो है वो बनना शुरू होता है। तो इसके अंदर ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसमें कुछ परिवर्तन आने शुरू होते हैं और इस तरह से इसमें आकार में परिवर्तन आने शुरू होते हैं और धीरे धीरे सभी चक्रों का निर्माण होना शुरू होता है। और इस तरह से ये पूरा जो पुष्प है उसका निर्माण हो जाता है। तो ये जो फेज़ हैं डिफरेंट जो ये विभिन्न अवस्थाएं हैं इनके द्वारा ये जो फ्लोरल प्राइमोडियम या पुष्पीय आद्यक जो है उसने क्या किया, पुष्प का निर्माण किया। तो ये विभेदन की प्रक्रियाएं जो हैं ये हार्मोन जो स्रावित होते हैं कुछ विभेदन करवाने वाले वो शुरू करवाते हैं और उनके प्रभाव में ये विभेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, विभेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जो ये फ्लोरल प्राइमोडियम है इससे फिर पुष्पक्रम कलियों की रचना होती है जो बाद में पुष्प बन जाता है। पूरा कली जो है वो खिलने पर पुष्प बन जाती है। ये बाह्य दल जो है वो ढके हुए रहते हैं उसको, तब तक कली है, और जब वो ओपन हो गए, खुल गए, तो वो जननांग जो है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और इसे फिर पुष्प कहा जाएगा। और यही जो है अब आगे जनन करने में काम में आएंगे। अगर ये एक ही पादप है उसी के नर जो युग्मक हैं वो मादा युग्मक को निषेचित करें तो वो जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। और अगर दूसरे पादप जो है उसको निषेचित कर रहा है, उसको प्रकीर्णित कर रहा है तो पर परागण कराएगा और वो पर निषेचन करेगा। तो ये आगे अपन बात करने वाले हैं इसके बारे में। अभी अपन पहले धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप बात करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, कि पहले अपन बात करें कि नर जननांग जो है उसमें कौन कौन सी
उसके भाग है उनके बारे में, फिर हम बात करेंगे मादा जननांग जो उनके बारे में, फिर हम बात करेंगे निषेचन के बारे में। ठीक है, तो धीरे धीरे अपन शुरू करते हैं, आगे नहीं भागना, आगे जल्दी भागेंगे है ना। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, छत पे जाते हैं तो एक सीढ़ी छोड़ के एक सीढ़ी अगर सीधा ऊपर जाओगे तो क्या होगा, गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो एक एक करके ऊपर चढ़ना वो ज़्यादा सही है, गिरने की संभावना भी कम है और ऊपर पहुंचने की प्रायिकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण, ये क्या है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो पुंकेसर अभी हमने बात की थी कि नर जननांग जो है वो है, उसकी एक इकाई है, इसको ये प्रदर्शित करता है। तो पुंकेसर के कौन कौन से भाग हैं, जैसा कि यहाँ पर इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि ये जो ऊपर वाला जो भाग है या दूरस्थ भाग जिसे मैं कह सकता हूँ डिस्टल एंड, ये परागकोश या एंथर कहलाता है। इसके नीचे की तरफ ये तंतुनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, ये पू तंतु या फिलामेंट कहलाता है। और ये तंतुनुमा संरचना जो है ये समीपस्थ भाग में जो है नीचे की तरफ फ्लावर में जुड़ी हुई रहती है। परागकोश जो है, परागकोश जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस चित्र के अंदर कि परागकोश जो है वो द्विपालित संरचना है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है कि परागकोश जो है वो द्विपालित संरचना है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है ना। बाई लोब्ड स्ट्रक्चर देखने से पता लग रहा है, द्विपालित, दो पालियों से बनी हुई संरचना, द्विपालित संरचना है। इस परागकोश या एंथर जो है, इसको अगर मैं यहाँ से काट दूँ, इसको मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने इसमें ब्लेड डाली अंदर, तो ब्लेड डाली अंदर, तो अब अंदर क्या दिखाई दे रहा है वो हम यहाँ पर शो करते हैं कि इसको अंदर से काटा, ये ब्लेड डाली, अंदर से देख रहा हूँ अब मैं क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर ये संरचना जो है ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस तरह की। तो यहाँ पर एक चतुष्कोणीय जो संरचना है वो दिखाई दे रही है। और परागकोश यहाँ पर लिखा हुआ भी है, परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना है जिसमें 4 कोनों पर ये जो 4 कोने हैं, 1, ये 2, 3 और ये 4 कोने जो है, इन 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम उपस्थित होती है। लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो उपस्थित होती है। और जब इसमें स्फुटन होगा मतलब ये जो परागकोश है ये फट जाएगा और इसमें से परागकण बाहर निकलेंगे, तो वो परागकोश का फटना जो है वो क्रिया कहलाती है स्फुटन, डेहिसेंस। तो वो स्फुटन जो है, वो स्फुटन एक ये जो लाइन जैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, ये लाइन जैसी जो संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस लाइन जैसी संरचना से ये परागकोश जो है ये फटता है, खुलता है, फटता है, डेहिसेंट होता है। और इसीलिए ये जो संरचना है यहाँ पर, ये लाइन जो दिखाई दे रही है, इसे स्फुटन रेखा, लाइन ऑफ डेहिसेंस कहा जाता है। तो यहाँ से जब ये परागकोश जो है ये पूरा परिवर्तित हो जाएगा, पूरा डेवलप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, तो ये फटेगी और इसमें से परागकण जो है वो बाहर निकलेंगे। उनके बाहर निकलने का जो प्रक्रिया है वो स्फुटन के बाद होगी। और वो स्फुटन होगा कहाँ से, ये स्फुटन रेखा जो है, लाइन ऑफ डेहिसेंस, यहाँ से स्फुटन होगा उनका। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर अभी ये जो लघु बीजाणुधानी हम जिसे कहते हैं, ये उसी की वापस से थोड़ी सी बड़ी करके स्ट्रक्चर शो की हमने, कि ये 4 जो यहाँ पर हमने शो किए, ये वाला जो पार्ट है ये वो 4 लघु बीजाणुधानी है, जो बाद में चलकर इसी को हम पराग पुटी कहेंगे। बेसिकली पराग कोश जो है वो यहाँ पर आगे चलकर पोलन सैक्स या पराग पुटी में विकसित हो जाएगा। ये जो लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम है, यही आगे चलकर जब विकसित होगी तो इसे फिर हम कहेंगे पराग पुटी या पोलन सैक। सैक मतलब थैला, तो ये थैला है जो पराग इसमें भरे हुए हैं। और जब तक परागकण नहीं बन रहे,
उससे पहले जो है इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं भरी हुई हैं, तो इसी आधार पर इसको जो है माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो ये जो संरचना यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इसमें पूरी लंबाई में, ये पूरी लंबाई में मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी लंबाई में ये 4 लघु बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम उपस्थित होती हैं। और लघु बीजाणु जो है ये जब आगे चलकर परागकण बना लेंगे तो इसे पराग पुटी कहा जाता है या पोलन सैक कहा जाता है, या पराग से कणों से भरा हुआ थैला कहा जाता है। लंबे लंबे 4 थैले हैं यहाँ पर कुल मिलाकर। इन 4 थैलों में क्या भरा हुआ है, पहले तो लघु बीजाणु भरे हुए हैं, फिर वो लघु बीजाणु जो हैं वो आगे चलकर बनाएंगे परागकण, तो वो बाद में उसे हम क्या कह देंगे, इन 4 थैलों को पराग पुट्टी कह देंगे, पोलन सैक इनको बोल दिया जाएगा। इसी की संरचना को थोड़ा सा हम और ज़्यादा बड़ा करके देखते हैं ना, जूम करके देखते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये वही संरचना है जो अभी हमने यहाँ पर देखा था, पराग जो कोष था उसको हमने काटा था, तो ये इस तरह से चतुष्कोणीय संरचना, द्विआवर्त बीजियों में ऐसी चतुष्कोणीय संरचना रहती है बेसिकली, और 2 लघु बीजाणु धानी रहती है, और कुछ एक आवर्त बीजी जो पादप हैं उनके अंदर जो है यहाँ पर जो है द्विपार्श्व सममिति जो है वो उपस्थित रहती है और 2 लघु बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती हैं। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो अधिकांशतः द्विआवर्त बीजी पादपों के हिसाब से हमारी जो बातें हैं वो चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के संदर्भ में आगे बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर ये जो इतना सा हिस्सा है इसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके देख लेते हैं अपन, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कोशिकाओं की परत उपस्थित है। तो सबसे बाहर की तरफ अगर मैं बात करूं तो सबसे बाहर की तरफ है यहाँ पर एपिडर्मिस, सबसे बाहर की तरफ जो है वो एपिडर्मिस यहाँ पर उपस्थित है, और एपिडर्मिस जो है उसके नीचे की तरफ जो है उसे कहा जाता है अंतस्थीशियम या एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो है इसके नीचे की तरफ 2 से 3 परत हैं मध्य परत या मिडिल लेयर्स की, और इन मिडिल लेयर्स के नीचे की तरफ जो परत है ये 2 से 3 परतें हैं यहाँ पर, ये टैपिटम कहलाती हैं। तो ये एपिडर्मिस और एंडोथीशियम जो है या अंतस्थीशियम ये परत तो सुरक्षा का काम करती हैं, और इसके नीचे की तरफ जो मध्य परत और टैपिटम उपस्थित है, ये मध्य परत और टैपिटम ये कुछ न कुछ पदार्थों का स्त्रावण करती हैं, और टैपिटम जो परत है उस टैपिटम की परत से कुछ कोशिकाएं जो हैं वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कर रही हैं। कुछ कोशिकाएं हैं जो अमीबाब कोशिकाएं होती हैं, और कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं। तो ये अमीबाब कोशिकाएं जो हैं टैपिटम की लेयर वाली, ये अंदर की तरफ जाती हैं और ये न्यूट्रिशन या पोषण पदार्थों का स्त्रावण करती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के लिए, और उनको पोषण प्रदान करती हैं। ग्रंथिल कोशिकाएं, अमीबाब कोशिकाएं जो हैं, टैपिटम के मुख्य कार्य यही हैं बेसिकली। टैपिटम क्या क्या काम करती है, तो टैपिटम जो है ये पोषण प्रदान करती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को जो विकसित हो रही हैं उनको, साथ साथ ये यूबिक्स कणों का स्त्रावण करती हैं जिनके अंदर स्पोरोपोलेनिन भरा रहता है। यूबिक्स कणों का स्त्रावण करती है जिनके अंदर स्पोरोपोलेनिन भरा रहता है, और वो स्पोरोपोलेनिन क्या करता है वो अभी हम आगे चलकर बात करने वाले हैं। इसके अलावा टैपिटम की कोशिकाएं कुछ हार्मोन का स्त्रावण भी करती हैं, कुछ एंजाइम का स्त्रावण भी करती हैं ये कोशिकाएं। तो इनके जो कार्य हैं वो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं उन कार्यों को। फिर ये नीचे की तरफ जो चित्र प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर, ये हमने प्रदर्शित किया है कि जब स्फुटन हो जाएगा, जब पराग कोश का स्फुटन हो जाएगा, जो
जो स्फुटन रेखा है वहाँ से परागकोश फट जाएगा। उसके बाद की स्थिति यहाँ पर शो की गई है, प्रदर्शित की गई है कि ये पराग कण जो हैं वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू होंगे। पराग कण जो है वो यहाँ से बाहर निकलेंगे स्फुटन के बाद। तो स्फुटित पराग कोश जो है उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। फिर हम बात करते हैं इसी के संदर्भ में आगे। अभी हमने बात की थी कि पराग कोश जो हैं उनके अंदर 4 लघु बीजाणुधानी उपस्थित है, जिसमें लघु बीजाणुजन कोशिकाएं उपस्थित हैं। बीजाणुजन उत्तक था उसके बीच में, जो लघु बीजाणुधानी थी 4, ये यहाँ पर 4 लघु बीजाणुधानी हैं, ये हमने यहाँ प्रदर्शित की थी। और लघु बीजाणुधानी जो है इसमें बीजाणुजन उत्तक उपस्थित है। बीजाणुजन उत्तक जो है इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो क्या हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो हैं ये लघु बीजाणु का निर्माण करेंगी। तो इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा जो कि द्विगुणित होती है 2n होती है, ये अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और ये लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहेंगे। भाई जिस लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया है तो उसको क्या कह दिया, लघु बीजाणु जनन कह दिया हमने। सिंपल सी बात है। ये होता कैसे है, ये होता है मियोसिस से। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, खास बात कि द्विगुणित कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके एक द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो उसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है इसका मतलब जो द्विगुणित कोशिका है उससे 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये 4 अगुणित कोशिकाएं जो हैं ये आपस में कैलोस की परत के द्वारा चिपकी रहती हैं। इन्हें स्पोर टेट्राड या लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्टक कहा जाता है। लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्टक या माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। टैपिटम के बारे में हमने पढ़ा था। तो टैपिटम जो है उसमें जो ग्रंथिल टैपिटम कोशिकाएं हैं वो कैलेज एंजाइम का स्त्रवण करती है जो कि कैलोज को विघटित करता है। और ये चारों लघु बीजाणु जो कोशिकाएं हैं ये अलग अलग हो जाती हैं और 4 पराग कणों का निर्माण करती हैं। ठीक है, बाद में यानी कि बीजाणुजन कोशिकाएं जो है ये यहाँ पर हमने लिखा भी है कि बीजाणुजन कोशिकाएं ही बाद में पराग मात्र कोशिका का कार्य करती हैं। और 4 बीजाणुजन कोशिकाएं जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं ये बना देंगी लघु बीजाणु चतुष्टय। और हर एक लघु बीजाणु जो है वो एक परागकण का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पराग कोश है उसका स्फुटन के बारे में हम बात करते हैं। पराग कोश का स्फुटन या डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर का डेहिसेंस। तो एंथर का जब डेहिसेंस होगा, पराग कोश का जब स्फुटन होगा तो क्या है, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में अंदर कई हजार लघु बीजाणु बनते हैं। हाँ, बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो बहुत सारे लघु बीजाणु बनेंगे। और लघु बीजाणु बहुत सारे बनेंगे तो उनसे परागकण बहुत सारे निर्मित होंगे। और परागकण जो है ये परागकोश के स्फुटन के साथ ही मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुटित होता है तो लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कैलेज जो अभी हमने बात की थी उसके द्वारा, और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये स्फुटन होता है उस टाइम पर जो मध्य परत हैं और टैपिटम की लेयर वाली जो सेल्स हैं वो विघटित हो जाती हैं, वो वहाँ से हाशित हो जाती हैं। और जो कुछ स्टोमोनियम सेल्स प्रेजेंट रहती हैं एपिडर्मिस जो है वहाँ पर एंडोथीशियम और एपिडर्मिस की लेयर में। और जब
इनका स्फुटन होने वाला होता है तो जो एंडोथीशियम और एपिडर्मिस वाली जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर पानी का हास होता है, पानी वहाँ से बाहर निकलता है और इस कारण से वो कोशिकाएं जो हैं, वो कोशिकाएं पानी के निकलने के कारण उन कोशिकाओं में क्या होगा, वो सिकुड़ेंगी तो बाकी कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से जो लाइन ऑफ डेहिसेंस वाला जो क्षेत्र है, जो स्फुटन रेखा वाला जो क्षेत्र है, उस पर जो कोशिकाएं हैं उन पर दबाव पड़ता है और वो खुल जाती हैं वहाँ से और परागकण बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं पहले परागकण की संरचना के बारे में और फिर उससे आगे अपन बढ़ते हैं कि किस तरह से इसमें विकास होगा। तो परागकण की संरचना के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा यहाँ चित्र में प्रदर्शित हो रहा है कि सबसे बाहर की तरफ जो आवरण है उसे बाह्य चोल कहा जाता है या एक्साइन कहा जाता है। बाह्य चोल या एक्साइन या बाह्य परत इसको कहा जाता है। और ये जो एक्साइन है, बाह्य चोल है, इसमें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि टैपिटम की जो लेयर वाली सेल्स थी वो स्त्रावित करती हैं यूबिक्स कणों को, जो कि स्पोरोपोलेनिन से भरे हुए होते हैं। स्पोरोपोलेनिन जो है वो एक्साइन परत का निर्माण करता है। स्पोरोपोलेनिन जो है ये एंजाइम्स के द्वारा, हाई टेम्परेचर के द्वारा और जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हैं, जो अम्ल या क्षार हैं, उनके द्वारा भी इसका विघटन नहीं होता है। तो ये जो है एक तरह से एक सुरक्षा परत है इस परागकण के चारों तरफ। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो परागकण है वो लघु बीजाणु चतुष्टय था, मैंने बात की थी, तो लघु बीजाणु चतुष्टय जो था, उस लघु बीजाणु चतुष्टय की 4 कोशिकाएं जो हैं वो आपस में कैलोज के द्वारा जुड़ी हुई थी। कैलेज एंजाइम उनको विघटित करता है। चारों जो लघु बीजाणु कोशिकाएं हैं वो अलग अलग हो जाती हैं और हर एक लघु बीजाणु कोशिका में जो है समसूत्री विभाजन होता है। असमान समसूत्री विभाजन जिससे एक छोटी और एक बड़ी सेल बनती है, एक छोटी और एक बड़ी कोशिका बनती है। जो बड़ी कोशिका है वो बाहर की तरफ रहती है और जो छोटी कोशिका है वो उसके अंदर की तरफ बनती है। इसका मतलब एक विशिष्ट संरचना बन रही है यहाँ पर। कोशिका के अंदर कोशिका, जो लघु बीजाणु था उसमें माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, कोशिका के अंदर कोशिका की जैसी संरचना बनी यहाँ पर। तो जो छोटी कोशिका बन रही है ये तो कहलाती है जनरेटिव सेल या जनन कोशिका, और जो बड़ी कोशिका बन रही है ये कहलाती है वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका। और ये जो यहाँ पर हमने प्रदर्शित किए हैं ये रिक्तिका है, वैक्यूल्स हैं। और जो बड़ी कोशिका या वेजिटेटिव जो सेल है उसका न्यूक्लियस जो है, उसका केंद्रक जो है, उसे कायिक केंद्रक हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं। और जनरेटिव सेल या जनन कोशिका के केंद्रक को जनरेटिव न्यूक्लियस नाम दिया गया है यहाँ पर। और तो ये लघु बीजाणु जो है वही परागकण में परिवर्तित हुआ है। जो लघु बीजाणु यानी कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अगर मैं बात करूं तो 4 परागकण जो है बनते हैं और अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं। इसका मतलब ये कैसे हैं, अगुणित है। और अब यहाँ पर अगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ है, इसका मतलब ये दोनों जो कोशिकाएं हैं ये कैसी हैं, अगुणित है, हैप्लॉइड हैं ये दोनों ही कोशिकाएं, कायिक कोशिका भी और जनन कोशिका भी, दोनों ही अगुणित कोशिकाएं हैं। दोनों कोशिकाएं अगुणित कोशिकाएं हैं। अब यहाँ पर हम बात करें इसकी संरचना के बारे में, तो इसकी संरचना में सबसे बाहर की तरफ बाह्य चोल है जो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है, जो टफेस्ट पार्ट है प्लांट के अंदर। इसको विघटित नहीं किया जा सकता। ये पोलन ग्रेन या पराग कणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का भी काम करता है। स्पोरोपोलेनिन का स्त्रावण टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ टैपिटम की कोशिकाएं और अंदर की तरफ जो ये नर युग्म
युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट बनाने वाला जो भाग है अंदर वाला, इसके द्वारा भी कुछ प्रोटीन का स्त्रवण किया जाता है और कुछ प्रोटीन टैपिटम के द्वारा स्त्रावित की जाती है जो एक्साइन लेयर में उपस्थित होती है। और वो प्रोटीन जो कण हैं वो वातावरण की आर्द्रता को, जब परागकण बाहर आ जाएंगे तो वातावरण की आर्द्रता को अवशोषित करके वो वातावरण में फैल जाते हैं और वो कुछ श्वास रोग की जनक रोग जो हैं, कुछ श्वास से संबंधित रोग जनित करते हैं, जिनके बारे में अभी अपन आगे बात करने वाले हैं। तो इसमें संरचना पर आते हैं वापस। बाहर की तरफ बाह्यचोल है, अंदर की तरफ जो है परत उसे कहा जाता है इंटाइन लेयर या अंतःचोल। ये इंटाइन या अंतःचोल अंतःपरत जो है ये पैक्टिन और सेल्यूलोज के द्वारा बनी होती है। पैक्टिन और सेल्यूलोज के द्वारा बनी होती है। इसका स्त्रावण जो है अंदर की तरफ, ये जो लघु बीजाणु कोशिका है यही इन पदार्थों को स्त्रावित करती है और इंटाइन या अंतःचोल का निर्माण करवाती है। बाह्य चोल में कुछ छिद्र या पोर प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिन्हें जर्म पोर या जनन छिद्र कहा जाता है। अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में जो जनन छिद्र हैं वो 2 से 3 की संख्या में रहते हैं और अधिकांशतः एक बीजपत्री पादपों में एक जनन छिद्र जो है वो देखने को मिलता है। ये जनन छिद्र काम आएगा जब परागकण जो है वो प्रकीर्णित हो जाएगा और उसके बाद नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, तब ये जनन छिद्र काम आएंगे। फिर अंदर की तरफ बात करें तो अंदर की तरफ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर उपस्थित है या प्लाज्मा झिल्ली जो है वो उपस्थित है। अंदर की तरफ यहाँ पर साइटोप्लाज्म उपस्थित है। ठीक है, 2 कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिका और जनरेटिव कोशिका। या तो कायिक कोशिका जो है और ये वेजिटेटिव सेल बाहर की तरफ, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल 2 तरह की कोशिकाएं हैं। ये जनरेटिव सेल जो है ये मेल गैमीट या नर युग्मकों का निर्माण करेंगी। अब जब स्फुटन होता है तो परागकण अधिकांशतः इसी द्विकोशिकीय अवस्था में बाहर उनको छोड़ दिया जाता है और कुछ पादप जो हैं, अधिकांशतः पादपों में तो द्विकोशिकीय अवस्था में ही परागकण जो है वो बाहर रिलीज होते हैं, बाहर उनको छोड़ दिया जाता है स्फुटन के बाद। लेकिन कुछ पादप जो हैं उनके अंदर त्रिकोशिकीय अवस्था में ये बाहर निकलते हैं। मतलब कि ये जो जनरेटिव सेल है, जनन कोशिका, ये जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 नर युग्मकों का निर्माण कर लेती है और त्रिकोशिकीय अवस्था में स्फुटन के समय कुछ पादपों में परागकण बाहर निकलते हैं। अधिकांशतः जो है द्विकोशिकीय अवस्था में ही इनको बाहर छोड़ा जाता है। फिर हम बात करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जो बाह्य चोल है उसमें कुछ कण उपस्थित रहते हैं प्रोटीन के। वो कुछ प्रजातियों के परागकण जो हैं वो गंभीर एलर्जी व श्वसनी वेदना को पैदा करते हैं। एलर्जी होती है कुल मिलाकर, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सुबह सुबह छींक आना, ठीक है, नाक में पानी बहना, कफ हो जाना, गले में बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस है तो ये एलर्जी वाली शिकायतें जो है ये देखने को मिलती है। इन परागकणों से भी बहुत सी एलर्जी जो है वो होती हैं। और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, उदाहरण दिया हुआ है सिंपल सा, बुक में वही मैं बता रहा हूँ। भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम जिसको कहा जाता है, उसकी उपस्थिति अब जो है ये सर्वव्यापक हो गई है, सभी जगह देखने को मिलती है और ये एलर्जी करने वाली कारक है, एलर्जन है, बेसिकली एलर्जी कारक है। एलर्जी आजकल तो बहुत ही कॉमन एक रोग हो गया है। लगभग 100 में से 80 लोगों को एलर्जी देखने को मिलेगी। सिर्फ पादपों के कारण ही नहीं हो रही है, और भी बहुत से कारण हैं। ये परागकण जो है, परागकण एक पोषक तत्व के रूप में भी इनको काम में लिया जाता है। भरपूर पोषक तत्व इनके अंदर उपस्थित होते हैं और इसीलिए कुछ देशों में जो है एथलीट्स, जो धावक होते हैं या घोड़े जो हैं, उनकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए इनको एक खाद्य उत्पाद की तरह काम में लिया जाता है।
इनकी अलग अलग कंपनियों की गोलियां या सिरप जो है वो मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद जो है उसकी संरचना और परिवर्धन के बारे में। तो जो पोलन था, जो परागकण था, उस परागकण से ही नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का जो है परिवर्धन होगा। तो उसी के बारे में अपन बात करते हैं। दो जो अवस्थाएं हैं, दो चरण हैं यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्धन से संबंधित। पहला चरण जो है उसके बारे में हमने बात कर ली। पहला चरण जो है वो प्री पॉलिनेशन फेज है, यानी कि प्रकीर्णन से पहले की अवस्था, और दूसरी जो है वो पोस्ट पॉलिनेशन फेज या प्रकीर्णन के बाद की अवस्था। तो प्रकीर्णन से पहले की अवस्था जो है उसके अंदर हमने अभी बात कर ली कि प्रकीर्णन से पहले की अवस्था जो है उसमें ये एक्साइन, इंटाइन, अंतःचोल, बाह्यचोल जो परत हैं वो बन जाती हैं। अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है, और ये पोलन कण जो है ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। परागकण जो है पोलन ग्रेन ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और अब स्फुटन हो गया, परागकण बाहर आ गए। अलग अलग परागण की विधियां होती हैं जिनके बारे में हम अगले आने वाली जो हमारे लेक्चर हैं उनके अंदर अपन बात करने वाले हैं। अगले जो आने वाले वीडियो हैं उनके अंदर बात करने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करते रहना भाई साथ साथ, क्योंकि सब्सक्राइब करते रहोगे तो तुम्हें पता लगता रहेगा, तुम्हारे पास एक मेल है या मैसेज जो है मोबाइल में मिलता रहेगा तुम्हें। जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तो एक मैसेज तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें पता लग जाएगा कि मैंने कौन से विषय पर जो है वीडियो डाला है यूट्यूब पर। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, इसमें कोई घाटा तो है नहीं अपना, है ना, कोई रुपए लगने वाले हैं नहीं सब्सक्राइब करने में, सिर्फ एक उंगली दबानी है और सब्सक्राइब हो जाएगा। तो बिना कोई इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट ही है, सब्सक्रिप्शन जो वीडियो अपलोड की जानकारी मिलती रहेगी तुम्हें। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रकीर्णन हो गया उसके बाद क्या विकास होगा। तो प्रकीर्णन जब हो जाता है तो जो जनन छिद्र अभी हमने पढ़ा था जो बाह्य चोल में उपस्थित था, उस जनन छिद्र वाले क्षेत्र से अंदर से जो इंटाइन या अंतःचोल वाली जो अंतःचोल जो है परत वो बाहर की तरफ निकलती है और विकसित होना शुरू हो जाती है। एक ट्यूब की या एक नलिका की तरह उसका विकास होना शुरू हो जाता है। और ये जो नलिका है इसे पराग नलिका कहा जाता है। इस पराग नलिका में आगे की तरफ जो है कायिक कोशिका का केंद्रक जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, ये पथ प्रदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है एक तरह से, और पीछे पीछे चलते हैं नर युग्मक जो बनते हैं जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन से। दो असूत्री नर युग्मक जो हैं वो बन जाते हैं और वो इस पोलन ट्यूब या पराग नलिका में जो नलिका का जो केंद्रक है, ट्यूब न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, जो कि वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका से बनता है, वो कायिक कोशिका का न्यूक्लियस जो है वो आगे आगे बढ़ता है, उसे नलिका केंद्रक भी कहा जाता है, और पीछे पीछे दो नर युग्मक जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो ये पॉलिनेशन के बाद में होता है और ये मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करती है ये संरचना। ठीक है, आगे का अब अगली क्लास में अपन बात करते हैं। इतना एक बार पढ़ो, रिवाइज करो और मस्त रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू। झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे।